गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं पवन और मेरे संग पढ़ेंगे आप अपने इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान, क्योंकि इसी चैनल से आपको जो कुछ भी घर में मिलेगा, वीडियोस मिलेगी, उससे मैं दावा करता हूं कि आप उससे बेहतर पढ़ पाएंगे और अच्छे नंबर हासिल करेंगे। आपका अध्याय नंबर 5वां प्रारंभ हो चुका और उसकी दूसरी वीडियो आज आप तक जो पहुंचने वाली है और अध्याय का नाम है यात्रियों के नजरिए से। अब पहली वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा, वहां बहुत सारी डेट्स थी। इतिहास में क्या होता है, डेट्स आती हैं लेकिन बड़ा इजी होता है यदि आप उसको इस तरीके से लिख पाएं और समझ पाएं। देखिए मैं समझाने वाला हूं, आपने उस मुझे बताना है कि 973 ईस्वी में जो है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, पिछली जो वीडियो थी वो दो जो लोग जो घुमक्कड़ लोग थे जो विदेशों में गए, घूमा और फिर उन्होंने अपने वृतांत लिखे। तो इतिहासकार जो है दो के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक था अल-बुरूनी और दूसरा था इब्न बतूता। तो ये इन्हीं से संबंधित पहले जो चार जो डेट्स हैं वो अल-बुरूनी से ही संबंधित है और आगे आगे फिर जो है वो आपके इब्न बतूता से। तो पहले बताइए 973 ईस्वी ये किससे संबंधित है? बिल्कुल ठीक कहा, इब्न बतूता का जन्म हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था ये भी आपको बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही कहा, कहाँ हुआ था? सबसे पहले उनका जन्म हुआ उज्बेकिस्तान में, और उज्बेकिस्तान में कहाँ? ख्वारिज़म में। बिल्कुल सही कहा। अब आता है 1017 में क्या हुआ था उनके साथ। 1017 में क्या हुआ? मोहम्मद गजनवी के द्वारा ख्वारिज़म पर जो है आक्रमण किया गया और अल-बुरूनी को बंदी बना लिया गया था। तो ये हुआ था 1017 ईस्वी में, क्लियर है। और 1819 में जब उसे लगा कि मोहम्मद गजनवी को पता लगा कि अल-बुरूनी तो एक बहुत योग्य, एक बहुत बड़ा जो विद्वान है, तो उसे आज़ाद कर दिया गया और उसे जब भारत पर उसने आक्रमण किया 1819 में, तो वो अपने साथ उसे भारत ले आया। किसे? अल-बुरूनी की बात हम कर रहे हैं। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। आगे 1031 जो डेट है वो किससे संबंधित है? बिल्कुल सही कहा, 1031 में अल-बुरूनी ने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद, और किसमें? अरबी भाषा में इसे लिखा था। फिर 1048 में क्या हुआ? इस महान जो एक इतिहासकार था, विद्वान था, इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ हुई थी? बिल्कुल ठीक कहा, अफगानिस्तान, और जगह नाम था गजनी। बिल्कुल ठीक कहा। 1304 ईस्वी में अब यहाँ इब्न बतूता का जन्म होता है, लेकिन बताना है आपको कहाँ पर। बिल्कुल ठीक कहा, मोरक्को में। और मोरक्को का शहर का नाम भी आप बताएं को, क्या नाम था? तंजियर। बिल्कुल सही कहा, तंजियर, मोरक्को में। 1334 ईस्वी में क्या हुआ भाई? 1334 ईस्वी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इब्न बतूता का भारतवर्ष मतलब दिल्ली में ये पहुंचे थे 34 में। और फिर 54 में क्या हुआ? इब्न बतूता जो है वो वापस चले गए। कहाँ? अपने मोरक्को में जो है वापस अपने देश वापस जो है चले जाते हैं। और फिर 55 में क्या होता है? इब्न बतूता क्या करते हैं? एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है रिहला, और उसका प्रकाशन होता है 55 में, क्लियर है। और 77 में इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। कहाँ? मोरक्को में ही। क्लियर हो गया, समझ आ गई डेट, अब बड़े इजीली आपको याद रहेंगी। अब चलिए आज के जो विषय रहेंगे वो है अगले इतिहासकार जिनका नाम है फ्रांसवा बर्नियर, और जिन्होंने किताब लिखी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, मतलब मुगल जो काल था उस समय इन्होंने यात्रा करी, उस समय क्या देखा वो सारा उसने इन किताब में लिखा। उसके बाद अब्दुल रजाक है, अंतोनियो मानसेरते हैं और पीटर मुंडी। इन चारों के बारे में आज हम जान पाएंगे इस दूसरे भाग में। ये जो है फ्रांसवा बर्नियर है, ये अब्दुल रजाक है और ये पीटर मुंडी है, ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर सबसे पहले पढ़ लेते हैं। फ्रांसवा बर्नियर नाम से ही पता लगता है ये जो है फ्रांस से संबंधित है। इसका नाम फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में भारतवर्ष में आए, 11वीं शताब्दी में अल-बुरूनी आए, 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता आया और 17वीं शताब्दी में आया फ्रांसवा बर्नियर। भारतवर्ष की बात हम कर रहे हैं। तो फ्रांसवा बर्नियर जो है फ्रांस के एक महान चिकित्सक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे और इतिहासकार भी थे। देखिए कितनी खूबियाँ थी, और सोचिए इतनी बड़ी खूबियाँ किस। अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1620 ईस्वी में सितंबर 25 को फ्रांस में एक गांव में हुआ था। गांव में, याद रखिए गांव में, और एक कृषक परिवार में। इसके जो पिता थे वो क्या थे? साधारण कृषक थे। तो एक साधारण घर में पैदा होना, हम उसको क्रस नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। धार्मिकता तौर पर कह दिया जाता कि तुमने पिछले जन्म के जो है कर्म अच्छे नहीं किए थे, इसका तुम्हारा जन्म जो है वो गरीब परिवार में हुआ। गरीबी में रहना जो है, गरीबी में जन्म लेना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात नहीं बोलेंगे, वो कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। लेकिन हम गरीबी में ही मर जाएं, यह दुखी होने वाली बात है। याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांसवा बर्नियर ने गरीबी में ही रहती, देखिए चिकित्सक, महान चिकित्सक बना, राजनीतिज्ञ बना, दार्शनिक बना, इतिहासकार बना। देखिए इतनी खूबियाँ इस बच्चे में।
तो किसके कारण? तभी कहा कि तुम अपना भविष्य खुद जो है बनाते हो, कोई बनवा रहा नहीं आपसे। ये लिखा गया है कि तुम ऐसे रहोगे, बिल्कुल भी नहीं है। तुम उस लिखाई को बदल सकते हो, तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है। तो ये फ्रांसवा बर्नियर जो है वो सिखाता है। तो 25 सितंबर 1620 ईस्वी को फ्रांस के एक गांव में जो है इनका जन्म होता है और कृषिक परिवार में होता है, और फिर भी इतने बड़े ऊंचाई पर पहुंचते हैं। ये भारतवर्ष में आए 56 से लेकर 1668 ईस्वी में, 1656 लेकर 1668। 1656 की बात करें तो उस समय जो शाहजहां शासन कर रहे थे 58 तक, और फिर उसके बाद औरंगजेब आए। तो औरंगजेब के बारे में जानना हो तो फ्रांसवा बर्नियर जो है काफ़ी अच्छा जो है वृतांत जो है पेश करता है। तो उस समय जब ये 69 में वापस गए, 68 तक भारतवर्ष में रहे, फिर ये 69 में जब वापस गए अपने देश, और उसकी राजधानी का नाम है पेरिस, फ्रांस की राजधानी का नाम पेरिस, पहुँचे तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उनका जो बहुत स्वागत किया, क्योंकि पुराने समय से ही भारत जो है एक जानने का जो स्रोत रहा है, क्योंकि भारत जो है सोने की चिड़िया रही है पहले से। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिनका बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइजेस मिलते थे यूरोप में, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो वो चाहते थे कि वो बताए कि वहाँ और हमारी स्थिति कैसी है। फ्रांस जो है लुईस 14वें ने आग्रह किया, और उस आग्रह के अनुरोध के बाद जो है उसने जो किताब लिखी जिसका नाम था ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, और 1670 में जाके इसका प्रकाशन जो है वो किया गया, एक साल में ही। तो 1688 इसमें इस महान विद्वान की जो मृत्यु हो जाती है। अब जो किताब लिखी गई उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो किताब है समर्पित है, पूरी तरह से डेडिकेटेड है किसको? लुई 14वें जो वहाँ का राजा था, क्योंकि उसके ही कहने पर इसे लिखा गया था। तो ये ग्रंथ जो है उसी को ही डेडिकेटेड किया किसने? फ्रांसवा बर्नियर ने। क्लियर है? तो औरंगजेब के शासनकाल के बारे में जानना, खासतौर पर सामाजिक और आर्थिक दशा का विवरण जो अगर जानना हो तो फ्रांसवा जो बर्नियर है उसके वृतांत बहुत जो है वो उल्लेखनीय है। जो फ्रांसवा बर्नियर था वो उसका उद्देश्य था उसके पीछे लिखने का, क्या उद्देश्य था? तुलनात्मक अध्ययन करना यूरोप और एशिया का, या हम कहें कि फ्रांस और भारत का जो है तुलनात्मक अध्ययन करना था। और इसमें ऐसा कहते हैं कि इसमें अधिकतर जो लिखा गया उसमें फ्रांस को बड़े बढ़ चढ़ के बताया गया कि फ्रांस बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छा शासन है, सारी चीज़ें। और भारत में जो है वो जो प्रस्तुत किया गया वो बड़ी दयनीय स्थिति में बताया गया, बहुत ही बेकार तरीके से बताया गया। लेकिन फिर भी ये है औरंगजेब के शासनकाल के बारे में जानना तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पुस्तक है फ्रांसवा बर्नियर की। ठीक है, तो उसके वृतांत है। अब आता है भारतीय किसानों के बारे में वो क्या लिखता है उस समय। वो कहता है कि किसानों की स्थिति जो थी वो बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही शोचनीय थी। किसके कारण? क्योंकि जो प्रांतों के जो सूबेदार होते थे, जिन्हें जो है सुल्तानों के द्वारा नियुक्त किया गया था वहाँ की देखरेख के लिए, तो वो और उनके जो अधिकारी थे वो किसानों पर बहुत अत्याचार करते, उनके साथ क्रूर व्यवहार होता था, अत्याचार होता था। जो लोभीपन था स्वामियों का, अधिक से अधिक पैसा लेना किसानों से, उनकी मांग पूरी ना करने पर, अगर मांग पूरी हो गए तो कहीं ना कहीं वो अपनी उनकी मांगों को पूरा करने के लिए अपनी परिवारों की जो निर्वाह की जो साधन थे उनको दांव पर लगाना पड़ता था, क्योंकि उनके पास इतना पैसा तो होता नहीं था। किसके पास? हम बात कर रहे हैं किसानों की। तो वो मतलब इस तरह की ज़िंदगी जी रहे थे कि अधिकतर जो पैसा था वो कौन ले रहे थे? जो लोभी स्वामी थे वो ले लेते थे। लोभी स्वामी की बात करें जिसमें सूबेदार और अन्य अधिकारी भी आते थे, राजा भी उसमें शामिल था। राजा को भी मालूम था कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। तो भाई उनका जो जीवन था, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो है उनका निर्वाह था, 2 वक्त का खाना था वो नसीब नहीं होता था। और कई बार स्थिति ऐसी आ जाती थी किसान की कि जो धन लेने के लिए जो है उन्हें अपने बच्चे भी बेचना पड़ते थे। सोचिए, बच्चों को बेचना पड़ता था, उन्हें दास बनाया जाता था। फिर उन जिनको बेच दिया जाता था उनको क्या बना लेते थे? दास बना लेते थे। दास क्या होते हैं? जिनको कोई अधिकार नहीं होता और ताउम्र पूरी जिंदगी उनके काम में ही उनको व्यतीत करना होती, उसे दास कहा जाता था। तो इस तरह की स्थिति जो है किसकी थी? किसानों की स्थिति थी। एक और स्थिति थी कि उस समय जो भूमि थी उसका जो मालिकाना हक था वो निजी स्वामित्व नहीं था। मतलब कोई भी, चाहे वो किसान हो चाहे किसान से ऊपर के जो है लोग हों, किसी को भी जमीन जो है हक नहीं दिया गया था, उनके स्वामी नहीं माना जाता। स्वामी कौन थे? वो राजा बादशाह ही पूरी भूमि का स्वामी होता था। और जब कभी भी कोई किसान मर जाता था तो उसकी जो भूमि थी वो ट्रांसफ़र नहीं होती थी अपने उसके बेटे को, बल्कि वह इजाज़त जो है लेना पड़ती थी। किसकी? जो बादशाह की ही इजाज़त के बगैर जो है नहीं होता था। जब तक उसकी सहमति नहीं होगी उसके बच्चों को वो ज़मीन नहीं जाएगी। तो सोचिए, इसको मालूम है किसान को कि मेरी ज़मीन मेरे बच्चों को नहीं जाएगी, तो वो उस ज़मीन को अधिक अच्छी बनाने के लिए क्या प्रयास करेगा? बहुत कम करेगा ना। तो इसलिए जो उस समय जो भूमि
या कृषि की बात करें तो उसको गहरा आघात जो है लगा, उस व्यवस्था में गहरा आघात लगा। अच्छी जो कृषि था, कृषि थी, फार्मिंग थी, वो नहीं हो रही थी उस समय में। किसकी बात कर रहा हूँ? औरंगजेब के शासनकाल में। तो ये पतन का कारण भी बना, जो है जो आर्थिक तौर पर जो पतनता आई वो इसका कारण बना कि अच्छी अगर अगर स्वामित्व, उसको मालूम है कि मुझे, मेरे पास ज़मीन है, अगर मैं उसका स्वामी बन जाता हूँ तो उस ज़मीन को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए वो दिन रात एक करेगा, और इससे क्या होगा, अच्छी जो है ज़मीन होगी तो अच्छा अनाज भी होगा, अच्छा अनाज होगा तो उससे कर भी अच्छा जो है वो दिया जाएगा, और उससे आय होगी देश की, और देश जो है तरक्की करेगा। तो इसलिए किसान बहुत इंपॉर्टेंट जो है भूमिका निभाते हैं किसी भी देश की तरक्की में। तो इसलिए ये हुआ। फिर दूसरा आता है राजकीय कारखाने। उस समय जो राजकीय कारखाने होते हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर जो है बड़े बड़े कारखाने हुआ करते थे, उसमें अपने नहीं होते, गवर्नमेंट के अंडर होते, सरकारी होते थे। तो यहाँ पर जो शिल्पकार होते थे, जो काम करते थे कारखानों में, ये शिल्पकार जो है बड़े बड़े हॉलों में, जो है एक विशाल हॉल जो है बने होते थे, वहाँ पर ये कार्य करते थे, पूरा पूरा दिन जो है कार्य करते थे। और यहाँ पर उनका जो एक मुखिया होता था जिसके नियंत्रण में कार्य करते थे। लेकिन यहाँ भी क्या होता है कि पूरा पूरा दिन काम तो करते थे, लेकिन फिर भी वो अपना जो उत्पादन था उसको बढ़ाने की बारे में कोई नहीं सोचते थे कि बढ़े और अधिक उत्पादन हो और मुनाफा हो, गुणवत्ता हो। मुनाफा तो हो रहा था लेकिन गुणवत्ता बढ़े, जो सामान था वो पहले से ज़्यादा अच्छा बनाया जाए ताकि उसकी मांग बढ़े। तो ऐसा उस समय इन राजकीय कारखानों में नहीं होता था, सरकारी कारखानों में नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जो जितना भी मुनाफा होता था उसका अधिग्रहण कर लिया जाता था, उसे पूरी तरह से राजा के अंडर ही रखा जाता, उसे बांटा नहीं जाता। जैसे कि आज वर्तमान में देखा जाए, बड़ी बड़ी जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर जब भी वो मुनाफे में जाती है तो उसका कुछ अंश जो है वो वहाँ के कर्मचारियों को बांट दिया जाता है बोनस के तौर पर, या उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती है। उससे क्या होता है कि जो काम करने वाले कारीगर हैं वो क्या होते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, बढ़िया कार्य करते हैं, उत्पादन भी बढ़ता है, गुणवत्ता भी बढ़ती है, उससे मांग भी बढ़ती है, और फिर मुनाफा बढ़ता है, और उससे उनको और भी मेहनताना बढ़ता है। तो इस तरह से जो है वो क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है वो निखरती है, राजकीय कारखाने जो बढ़ेंगे। तो ये उस समय नहीं था, किसके कारण? क्योंकि उनको उसका मुनाफे का पैसा नहीं मिलता था, वो सीधा ही राजा के खजाने में चला जाता था। फिर आता है नगर की बात, वो करता है फ्रांसवा बर्निन। वो कहता है उस समय जो है जो अधिकतर नगर जो स्थापित हुए वो शिविर नगर जो हुए। शिविर नगर क्या होते हैं? शिविर नगर होते हैं कि राजा जो है अलग अलग जगह के ऊपर जो है अपनी राजधानियाँ नहीं, एक नगर स्थापित करता था जहाँ पर वो शिकायतें सुनने के लिए जाता था, और उसमें शिविर लगा दिए। शिविर क्या होते हैं कि जैसे तंबू गाड़ देना है ना, ऐसे जो है वहाँ दुकान, राजा आया तो वहाँ पर दुकानें भी लगेंगी बहुत सारे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाता था। कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर पक्का नहीं, पक्का ऐसे जो है स्ट्रक्चरल बेस जो है को पक्का स्ट्रक्चर नहीं होगा, कच्चा स्ट्रक्चर, उसे कहेंगे सीवर। तो सीवर जो नगर थे उस समय वो ज़्यादा अस्तित्व में आ गए, किसके कारण? क्योंकि दरबार जो है वो अलग अलग जगह के ऊपर लगने लगा और इसका। लेकिन इन सीवर जो नगर होते थे, इसका एक सबसे बड़ा खामियाजा क्या होता था कि जैसे ही राजा वहाँ से दूसरी जगह स्थापित हो जाता था तो वैसे ही सीवर वहाँ से हटा लिए जाते थे और नगर जो है वो फिर से गांव में परिवर्तित हो जाता। तो इस तरह के नगर उस समय ज़्यादा हुआ करते। लेकिन ये कहना कि दूसरे नगर नहीं थे, बिल्कुल उस समय बड़े नगर स्थापित थे, जैसे कि दिल्ली था, आगरा था, बनारस, मथुरा, अहमदाबाद, कश्मीर या मछलीपट्टनम, सूरत, गोलकोंडा, ऐसे जो है नगर उस समय स्थापित थे। और उस समय नगरों में जो जनसंख्या की बात करी तो लगभग 15% लोग ही उस समय जो है वो नगरों में रहा करते थे, और जो 85% लोग थे वो गांव में उस समय रहते थे। फिर एक और अंतिम बात उसने करी, वो थी सती प्रथा के बारे में, जो बहुत अमानवीय व्यवस्था उस समय स्थापित थी, और वो भी धर्म के नाम पर। सोचिए, धर्म में ये चीज़ जो है वो आती थी हिंदू धर्म में कि किसी भी स्त्री को जो है जलना पड़ता था अपने पति के, जो मृत पति, जिसकी मौत होगी उसको तो क्या पता लगेगा जलने का, लेकिन जो जीवित है, सोचिए एक थोड़ा सा उंगली में जलने का हो जाए तो कितना कितना जो है दर्द होता है। तो सोचिए ऐसी स्त्रियों को जो है जीवित ही जला दिया जाता, कितनी अमानवीय व्यवस्था, और वो भी धर्म के नाम पर कि हम कोई पुण्य काम कर रहे हैं, और उस पुण्य काम करने में बहुत सारे लोग जो भागीदारी बनते थे। सोचिए जो कि जब वो चीखती थी तो नगाड़े ढोल बजाए जाते ताकि उसकी आवाज़ हमारे तक ना पहुँच पाए और हमें ये ना लगे कि हमारे में वो भावुकता ना आ जाए। तो मतलब इतनी हमारी की सोच के ही जो है अजीब गरीब लगता है कि क्या स्थिति जो है वो, उसको जो है पहले नहलाया जाता था, स्नान करवाया जाता, फिर अच्छे कपड़े पहनाए जाते थे, फिर उसको जो है जितने भी उसके जेवरात हैं वो पहनाए जाते थे, फिर जो है उसे बिठा दिया जाता पति के साथ, फिर जला दिया जाता। सोचिए, और जो अब मेन स्थिति होती है कि इसे
ये जलने के लिए क्यों विवश हो जाती थी? ऐसा क्या? एक तो पहले धार्मिकता के साथ जब हम किसी चीज़ को जोड़ देते हैं ना, वो खतरनाक हो जाता है। आज अगर कोई धर्म जो है ये बोलता है कि दूसरे धर्म के लोगों को काटो तो तुम्हारा जो है वो भगवान खुश होगा, तो ये सोच सकते हैं ये धार्मिकता है। जब आप धार्मिकता के साथ कोई गलत चीज़ को जोड़ देते हैं तो लोग उसको खुशी से करते हैं। तो गलत को रेतना जो है आज भी हो रहा है किसी खास धर्म में। क्यों? क्योंकि उसमें कहा गया है और ये बिल्कुल अमानवीय है। तो सोच सकते हैं हमारे धर्म में भी इसी प्रकार की अमानवीय व्यवस्था स्थापित थी और लोग उसको पुण्य का काम समझते थे। और लेडीज जलना इसलिए पसंद करती थी क्योंकि उसके बाद उसकी विधवा जो जीवन था वो बिल्कुल नरक समान था। उसको नोचते घचोटते थे, जैसे कि उसके साथ जितना गलत कर सकें उसको भोग वस्तु माना जाता था और कोई भी कर सकता था उसके साथ दुराचार। तो इस प्रकार से इस जिंदगी से वो सोचती थी कि मेरा मरना ही ज़्यादा बेहतर था और इसलिए वो पति के साथ जो है मर जाती, कम से कम इज्जत तो मिलती थी। और जो लेडीज़ मरना पसंद नहीं करती थी, जलना पसंद नहीं करती, तो वो उनके हाथ पांव बांध दिए जाते और ज़बरदस्ती जला दिया जाता था। तो मरना तो है ही, तो इसलिए वो फिर स्वाभाविक तौर पर इस तरह से मरना ज़्यादा पसंद करती। तो ये हमारी प्रथा रही है सती प्रथा के बारे में। ये भी फ्रांसवा वर्ने जो है इसका मार्मिक विवरण जो है वो करता है। फिर आता है अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक जो है ये उस समय खुरासान के जो शासक थे जिनका नाम था शाहरुख खान, आपको याद रहेगा शाहरुख खान, उनके राजदूत के तौर पर ये रहे। लेकिन ये दिल्ली में नहीं रहे, ये विजयनगर साम्राज्य, दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। और वहाँ के शासक देवराज द्वितीय थे। उस समय ये 1442-43 में आए थे दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य में, राजदूत के तौर पर ये रहे। क्योंकि इनका जो व्यापार था वो बहुत ही उन्नत था। विजयनगर साम्राज्य का दूर अरब के देशों के साथ इनका व्यापार संबंध जो स्थापित थे। तो राजदूत जो है ये बनकर आए और कैसे थे? योग्य थे, विद्वान थे, विद्वता इनमें। तो 15वीं शताब्दी का अगर विजयनगर साम्राज्य देखना हो तो उनके ही विवरण से, वृत्तांत से जो पता लगता है। इन्होंने जो है, और इनके जो वृत्तांत है याद रखना ये प्रमाणिक है, बिल्कुल इनके वृत्तांत जो प्रमाणिक है, बिल्कुल सही सही लिखा है इन्होंने जो भी कुछ भी लिखा है। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में ज़्यादा कर जो है वो प्रकाश डालते हैं। विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी थी उस समय, तो उसके बारे में जानने के लिए इनके वृत्तांत। और 1482 ईस्वी में इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। यह है अब्दुल रज़ाक के बारे में। फिर आगे आता है अंतोनियो मानसेरते। अंतोनियो मानसेरते जो है 1578 ईस्वी में स्पेन से भारत आए थे और अकबर के दरबार में आए थे। याद रखना 1578 ईस्वी में अकबर उसमें शासन कर रहे थे, उनके दरबार में ये पहुंचते हैं और वह अकबर के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होता है। उसे देखकर, खासतौर उसकी वेशभूषा देखकर, उसका शरीर लंबा चौड़ा कद देखकर, उसकी धार्मिक मान्यताओं को देखकर, उसकी धार्मिक मान्यता देखिए, वो कट्टर मुसलमान नहीं था। उसने हिंदुओं को जो है बराबरी का दर्जा दिया, उनको उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, बड़े पद उनको दिए। तो इस प्रकार से ये भी उसने उसका अपनी किताब में लिखा। निराश्रितों के लिए भोजन व्यवस्था करना ये भी एक बड़ी खूबी थी उसमें, तो वो भी उसने लिखा। उनके शहजादे और जो शहजादियाँ थी उनकी जो शिक्षा दीक्षा कैसे हो रही थी उसके बारे में भी विवरण जो है मिलता है। किसके बारे में बात करें हम? अंतोनियो मानसेरते के बारे में बात करें। उन्होंने लिखा अकबर के बारे में। इसके अलावा उन्होंने जो अकबर के द्वारा स्थापित जो राजधानी थी बदली गई थी, जिसमें आगरा था, फतेहपुर सीकरी थी, लाहौर थे, और वहाँ जो भवन बनाए गए, भव्य भवन बनाए गए, उनके बारे में भी उसने लिखा। और लाहौर उस समय सबसे बड़ा जो है व्यापारिक केंद्र था, उसके बारे में उसने प्रकाश डाला। तो भारतवर्ष का उस समय का लोगों का रहन सहन हो, सामाजिक धार्मिक मान्यता हो, ये सारा विवरण जो है वो अंतोनियो अपने विवरण में देता है। फिर आता है अगला पीटर मुंडी। नाम बहुत अच्छा है, पीटर मुंडी। तो पीटर मुंडी जो है वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये 1628 ईस्वी में जब शाहजहां राजगद्दी के ऊपर बैठे तो उस समय ये यहाँ पर भारतवर्ष में आए थे। तो 1630 ईस्वी में आगरा की एक फैक्ट्री थी, वहाँ पर ये नियुक्त हो गए थे 1630 ईस्वी में, और 8 वर्ष तक ये भारतवर्ष में रहे। तो आगरा के बारे में, आगरा शहर के बारे में अगर जानना हो तो पीटर मुंडी ने बहुत बड़ा उल्लेख जो है उसके बारे में किया है। और उस समय क्या हुआ था कि 1630 में ही जो है अकाल पड़ा हुआ था उस समय, तो उस अकाल का मार्मिक दृश्य भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने जितने भी नगर उस समय थे, उस समय के नगरों का विवरण जो उन्होंने दिया, शाहजहां और उसके जो दरबार था कैसा था, और उनके जो बेटे थे दारा और शुजा, उनका जब विवाह हुआ और उनकी जो शोभा यात्रा निकाली गई, तो वो भी, उसका भी विवरण मिलता है। उस समय जो नगर थे, मीना बाजार था, नौरोज था, यहाँ का विवरण भी उन्होंने जो काफ़ी जो है वो अपनी किताब में दिया है। नूरजहाँ जो जहांगीर की पत्नी थी और जहांगीर के ऊपर राजनीतिक तौर पर जो है पकड़ थी, मतलब
असली जो राजगद्दी जो चला रही थी जहांगीर के शासनकाल में, वो नूरजहां ही चला रही थी। नूरजहां की अपनी पहले पति से एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम। ठीक है, ये पहले शेर अफगान की जो पत्नी रही और फिर उसने उसको जो है वो जहांगीर ने हराया और फिर उसने उसके साथ विवाह कर लिया। ऐसा उस समय होता था राजाओं में। तो उनकी जो पहली जो बेटी थी उनका नाम था लाडली बेगम, उसका विवाह उसने जो है जहांगीर का जो दूसरा पुत्र था जिसका नाम था शहरयार, उसके साथ उसने विवाह करवाया होता था। और ये चाहती थी कि जो शहरयार ही राजगद्दी पर बैठे, जबकि शाहजहां जो योग्य था उसने हर जगह जो अपनी योग्यता को दिखाया था, चाहे दक्षिणी भारत चाहे उत्तरी भारत हो। तो इन दोनों के बीच में जो है, सॉरी ये नहीं है, ये तो पीटर मुंडी है, तो मैं बात कर रहा हूँ शाहजहां की बात कर रहा हूँ। तो शाहजहां के साथ उनका संघर्ष चलता रहा, वो भी सारा विवरण जो है उसमें मिलता है। और बाद में शाहजहां राजगद्दी के ऊपर बैठता है और नूरजहां जो है वो फिर उसकी जो राजनीतिक जो पकड़ है वो ख़त्म हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ये सारा विवरण जो है पीटर मुंडी जो बताता है। इसके अलावा हिंदुओं के जो सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज है उनका विवरण भी जो है वहाँ से पीटर मुंडी की विवरणों से मिलता है। ठीक है, तो अब हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और दूसरा जो भाग था उससे कुछ रिक्त स्थान आपको बता रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा कि क्या आपने सुना, वो इम्पोर्टेंट है जानना। तो एक रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला 17वीं शताब्दी में भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में कौन थे? अभी हमने पढ़ा, उनका नाम था फ्रांसुआ बर्नियर। और इससे पहले 11वीं शताब्दी में था अल-बुरूनी, 14वीं शताब्दी था इब्न बतूता, 17वीं शताब्दी में आ गया फ्रांसुआ बर्नियर। क्लियर हो गया, याद रहेगा आपको। दूसरा, फ्रांसुआ बर्नियर डैश का एक महान चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और एक डैश था। कहाँ का था? फ्रांसुआ बर्नियर, तो फ्रांस से ही, फ्रांसवा से फ्रांस, बिल्कुल सही कहा। और ये दार्शनिक, ये सारी चीज़ें, चिकित्सक था, राजनीतिज्ञ था, दार्शनिक और एक और खूबी थी इतिहासकार, तो इतिहासकार भी था। तीसरा ये रहा, फ्रांसुआ बर्नियर सम्राट के अनुरोध पर भारत के भ्रमण संबंधी अपने ग्रंथ डैश का 1670 ईस्वी में प्रकाशन किया था। बताना है आपको, उसने लुई जो 14वां था उसके अनुरोध पर जो है इसने क्या किया, एक ग्रंथ लिखा। उसका नाम क्या था वो आपको बताना। बिल्कुल सही कहा, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। चौथा ये रहा, फ्रांसुआ बर्नियर मुगल कालीन शहरों को डैश नगर कहता था। क्या नगर कहता था? याद कीजिए, सिवर नगर। बिल्कुल सही कहा, सिवर नगर उसको कहता था। पांचवा ये रहा, वह मुगल शासन काल में डैश ईस्वी से डैश ईस्वी तक भारत रहा। कितने ईस्वी से कितने? बिल्कुल सही कहा, 1656 से लेकर 1668 ईस्वी तक। और छठा ये रहा, डैश ईस्वी में फ्रांस के इस महान विद्वान की मृत्यु हो गई और वो डेट थी 1688। बिल्कुल ठीक। सातवां ये रहा, अब्दुल रज़ाक खुरासान के शासक थे। और वो कौन थे? मैंने कहा था आपको याद रहेगा। और उनके राजदूत रहे, सही कहा, शाहरुख खान। आठवां ये रहा, वह 1442 से 43 ईस्वी में विजयनगर के शासक डैश, बताया था मैंने विजयनगर कौन से शासक थे उस समय ये आए थे, उनके दरबार में राजदूत के तौर पर रहे थे। और सही उत्तर है देवराज द्वितीय। नौवां ये रहा, अंतोनियो मानसेरते 1578 ईस्वी में डैश से अकबर के दरबार में आए थे। कहाँ से आए थे? बिल्कुल सही कहा, स्पेन से आए थे। और वह डैश के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए थे। याद कीजिए, अकबर उसमें शासन कर रहे थे। अकबर के व्यक्तित्व से, उनके पोशाक, उनका रहना सहना, उनका व्यक्तिगत जो सारा कुछ जो उन्होंने अपने विवरण में दिया है। 10वां आता है ये, डैश 1628 ईस्वी में डैश के समय इंग्लैंड से भारत आया और वो भारत में लगभग डैश वर्ष तक रहा। बताना है 1628 कौन थे? बिल्कुल ठीक कहा, ये थे पीटर मुंडी। और शाहजहां के शासनकाल में भारतवर्ष में आया था और 8 वर्ष तक ये भारत में रहे थे। तो अब यहीं पे समाप्ति होती है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताना भूल गया हूँ, और वो है कि इस अध्याय के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये 10 क्वेश्चन जो बनते हैं, इनको आप ज़रूर याद कीजिएगा। और इस तरह से आपके यहाँ से 3 से 5 नंबर, 3 अधिकतर नंबर यहाँ से आपका पड़ता है, तो आप ईजिली जो है इस क्वेश्चन को करने पर, याद करने पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ लेना, मैं बताने वाला नहीं हूँ, लिखा है, इसे समझ लेना है। अब अंतिम 2 लाइनें जरूर सुनिएगा। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लेना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। तुम बैठ जाओ और एक्सेप्ट कर लो हार, तो तुम्हारी हार एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप उस हार में भी जीतना चाहो तो ठान लीजिए
आप अवश्य जीतोगे, ये मान लेना। तो ठान लीजिए, आपके हाथ में ही हार है और आपके हाथ में ही जीत है। तो आप हमेशा किसी भी कार्य में जीत हासिल कीजिए, हार के आगे जीत है, हमेशा याद रखना। तो तुम जीतते रहो, अपनी लाइफ को और भी अच्छी बनाते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।